हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फटाफट जुड़ जाइए। जितने सारे लोग आ चुके हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग। चलो सभी लोगों को हैप्पी अंबेडकर जयंती। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। कृष्णा कुमार, पीएस चौहान, निर्मा अमित, पुष्पम कुमारी, अंजलि प्रिया, निकिता कुमारी, शाहीन अंसारी, पुतीन, सारे लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सारे लोग जुड़ जाइए। दोस्तों तक वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीरीज को तुरंत शुरू करते हैं। आज ऑलरेडी थोड़ा सीरीज को शुरू करने में, क्विज को शुरू करने में थोड़ा समय अधिक लग गया, तो चलो फटाफट सारे लोग जुड़ते चले जाइए। सर वॉइस इशू आ रहा है, देखिए आवाज जा रही है मेरी सभी लोगों तक। एक बार ओके कर दीजिए। अगर मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है तो एक बार यस लिख करके कमेंट कर दीजिए। फटाफट हम देख लेते हैं। फटाफट कमेंट कर दीजिए यस लिख करके। चलिए फटाफट बताइए। वेरी गुड। चलो जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। 30 बेहतरीन प्रश्न लेकर के हम आपके लिए आ गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है और बार बार रिपीट किया जाता है। परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, तो सारे दोस्तों तक एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से इसे पढ़िए उसके बाद उत्तर दीजिए। प्रश्न है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। फटाफट उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खसरा, किन्फर, मलेरिया, टिटनस, टाइफाइड, तपेदिक, सी है चेचक, निद्रा रोग, सिफिलिस, डी है निमोनिया, पोलियो, माइलिटिस। फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट आंसर आने लगा। बहुत लोग बी कह रहे हैं। सारे लोग कमेंट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। जितने सारे लोग क्विज सेशन देख रहे हैं सारे लोग कमेंट में पार्टिसिपेट जरूर करिए। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं एग्जाम को लेकर के तो कमेंट में टाइप कर करके लिखिए कि क्या होगा, ताकि वो डेटा आपके दिमाग में फीड कर जाए। और यह प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा तो तुरंत आंसर दे करके आपका कलम उस पर आगे बढ़ जाएगा कि सर ये प्रश्न का ये सही जवाब है। फुल कॉन्फिडेंट होकर के आप इस पर काम कर पाएंगे। तो फटाफट कॉमेंट करिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक, ठीक है, टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक जो 3 रोग है यह किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो टिटनेस के बारे में सब लोग जान रहे हैं, कोलेस्ट्रीडियम। टिटनेस जो है कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी। और इस टिटनेस डिजीज का एक दूसरा नाम है, हो सकता है परीक्षा में टिटनेस न दे तो याद रखेंगे इसी रोग को धनुष टंकार डिजीज भी कहा जाता है। धनुष टंकार रोग, या फिर इससे जिस व्यक्ति की मौत होती है उसको काली मौत भी कहा जाता है। ठीक है, काली मौत या फिर धनुष टंकार इसे कहते हैं। साथ ही साथ लॉक जॉ डिजीज याद कर लेंगे। क्या बोले? लॉक जॉ डिजीज, जिसमें जबड़ा जो होता है व्यक्ति का क्या हो जाता है? लॉक्ड हो जाता है। काली मौत इसको अगर नहीं भी कहें तो 2 नाम इसका आप अल्टरनेट याद कर लीजिए। पहला नाम धनुष टंकार और दूसरा नाम याद कर लीजिए लॉक जॉ डिजीज। किसे कहा जाता है? टेटनस को। किससे होता है? कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। टाइफाइड जो होता है यह भी बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और तपेदिक रोग जो है यह भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक भी, जिसको हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, वहीं पर खसरा जो है यह वायरस से होता है। मलेरिया जो होता है यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, यह भी आपका किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। तो बाकी की बीमारियां प्रोटोजोआ से है। निमोनिया जो है यह बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई। पोलियो जो है यह वायरस से होता है। माइलिटिस जो होता है यह भी पोलियो माइलिटिस ही इसका पूरा नाम है, जो कि वायरस से होता है। तो जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है, और जितने लोगों ने बी आंसर टिक किया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। टेटनस, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 का जवाब दीजिए। प्रश्न है न्यूट्रीफाइंग, यहां पर म न होकर के न होगा, न्यूट्रीफाइंग, ठीक है, क्या होगा न, न्यूट्रीफाइंग जीवाणु, जिसे हम लोग न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या काम करता है? प्रोटीन पर काम करता है, स्टार्च पर क्रिया करता है, फैट पर क्रिया करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट पर? फटाफट बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो किस पर काम करता है? प्रोटीन, स्टार्च, फैट पर, वसा पर, या फिर कार्बोहाइड्रेट पर? न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस पर कार्य करता है, किस पर क्रिया करता है? वेरी गुड, जवाब सही आने लगा, ए प्रोटीन। जितने सारे लोग ए प्रोटीन कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वह किस पर अभिक्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ध्यान से इसको याद कर लो, यह प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। फटाफट उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 3 का जवाब दीजिए। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के जड़ में निवास करता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रीडियम कहते हैं, एजेटोबैक्टर कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं, या फिर स्यूडोमोनास कहते हैं? फटाफट उत्तर दीजिए। वह बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों के जड़ में रहता है उसे क्या कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिए। दलहनी माने दाल वाले पौधों के जड़ में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, लगातार सही जवाब आने लगा, बिल्कुल सही है। जितने सारे लोग राइजोबियम कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। याद कर लो, यह प्रश्न कई बार पूछा है। इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। दाल वाले पौधों के कहां पर यह रहता है? तो जड़ में। जो भी दाल वाले पौधे हैं उसके जड़ में क्या रहता है? कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम। खूब रट लीजिए, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं युक्त नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु युक्त नोड्यूल्स पाए जाते हैं कहां पर? सरसों में, गेहूं में, चने में, या फिर कपास में? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। पहला जो क्वेश्चन अभी आपने बनाया प्रश्न संख्या 2 उसी से मिलता जुलता है, प्रश्न संख्या 3 से मिलता जुलता है। उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ध्यान से अगर आपने 3 नंबर क्वेश्चन देखा होगा तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे, इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। तो दलहनी पौधे में ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो दाल वाला मामला किसके साथ है यहां पर? तो चने के साथ। तो जितने सारे लोगों ने ग्राम कहा है, चना कहा है, सभी लोगों का उत्तर सही है। लास्ट में पूछेंगे कि किनका कितना नंबर आया, तो फाइनल स्कोर आपको बताना है। चलिए, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया किसके नोड्यूल्स किसमें पाए जाते हैं? तो चने में पाए जाते हैं, ग्राम्स में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। 5 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 5, दूध के खट्टा होने में डैश। ऑप्शन ए है अनॉक्सी तथा ऑक्सी दोनों प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं, केवल अनॉक्सी उपस्थित होते हैं, या फिर केवल ऑक्सी उपस्थित होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। दूध के खट्टा होने में किस प्रकार के जीवाणु कार्य करते हैं? दूध के खट्टा होने में यानी दूध को खराब होने में किस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वो कार्य करते हैं? ऑक्सी अनॉक्सी दोनों, केवल अनॉक्सी, या केवल ऑक्सी? फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है कि सर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, सभी लोगों का जवाब सही है। वैसे बैक्टीरिया जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनऑक्सी का मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में श्वसन करता हो, ठीक है। तो दूध खट्टा हुआ तो कहीं ना कहीं वहां मामला ईस्ट का भी आता है, और सभी लोग जान रहे हैं कि ईस्ट जो है वह कैसा रेस्पिरेशन करता है? तो अवायवीय। ईस्ट कैसा करता है? अवायवीय, एनएरोबिक करता है, और वायवीय वाला भी मामला आता है, ठीक है। तो दूध को दही जमाने में एक और बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनॉक्सी और ऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन करने वाले जीवाणु जो होते हैं इसमें कार्य करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिए। बोटुलिज्म एक बीमारी का नाम है, क्या होता है?
4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए। बोटुलिज्म एक बीमारी है, इसका क्या कार्य होता है? हाँ जी, ऑक्सी और एनॉक्सी, एनाएरोबिक और एरोबिक दोनों होगा। फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट बताइए। प्रश्न है बोटुलिज्म जो बीमारी है यह क्या होता है? फटाफट उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इस बीमारी में क्या होगा, बोटुलिज्म जो डिजीज होता है ये ज्यादातर किनको होता है? तो छोटे बच्चों में होता है, और छोटे बच्चों के आंत में, इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया आ जाता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रेडियम। क्या नाम है? कोलेस्ट्रेडियम बोटुलिज्म। बोटुलिज्म, अगर पूछे कि बोटुलिज्म बीमारी जो है यह किस बैक्टीरिया से होती है तो क्या बोलिएगा? कोलेस्ट्रेडियम बोटुलिज्म से होता है क्या यह बीमारी होता है। ठीक है, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि वो मिट्टी खा लेते हैं या फिर उस तरह का कार्य करते हैं, तो यह बैक्टीरिया उसके सहारे कहां चला जाता है? आंतों में प्रवेश कर जाता है, और आंतों में प्रवेश करके क्या करता है? तो रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक प्रकार का भोजन दूषण जो कोलेस्ट्रेडियम जीवाणु से होता है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 7, कांच निम्न में से किसमें घुलनशील है, किसमें विलय हो जाता है? पहला ऑप्शन है HF, दूसरा है H2SO4, सी है HClO4, डी है C6H6। फटाफट बताइए, कांच जो है वो किसमें घुलनशील है? कांच किसमें घुलनशील है? आंसर दीजिए। कांच किसमें घुलनशील है? ग्लास इज सॉल्युबल इन। कांच किसमें घुलनशील है? वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने सी कैसे कह रहे हो, जितने सारे लोगों ने हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखा है सभी लोगों का जवाब सही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, कांच पर लिखने में, कांच के ऊपर अगर कुछ लिखने वाला मामला होता है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। आप याद कर लीजिए, किसका करेंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। और यह बॉन्ड कैसा है? तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, कैसा बॉन्ड हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो हो जाता है। वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने HF कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए। प्रश्न है, एक पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है जिसमें, और ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार वह क्या है? वह पदार्थ जो जल में विलय होने के बाद प्रोटॉन प्रदान करता है, और यह किसके थ्योरी को फॉलो करता है? ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के थ्योरी को फॉलो करता है। उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे, या फिर उसको एल्कली बोलेंगे? फटाफट जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को वह फॉलो कर रहा है, और प्रोटॉन वो क्या कर रहा है? प्रोटॉन प्रदान कर रहा है। प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति उसमें है। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? वेरी गुड। सी कैसे होगा? ए होगा ना। क्या होगा आंसर? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिड। आप सभी लोग जान रहे हैं एसिड को जब हम लोग एक्वस करते हैं तो वो क्या देता है? तो H+ आयन देता है। H+, और प्लस का मतलब क्या होता है जी? प्रोटॉन। प्लस का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है। वहीं पर जो क्षार होता है, बेस होता है, वो क्या देता है? तो OH- देता है। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात हो रही थी? यहां पर बात हो रही थी प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता। यह भी प्रश्न को थोड़ा सा अगर घुमा दे, प्रश्न आपसे पूछे कि अम्ल को जब जल में डालते हैं तो H+ आयन वह प्रदान करता है। ठीक है, या किस थ्योरी के अनुसार है, या किस थ्योरी को फॉलो करता है? तो क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी थ्योरी को यह क्या करता है? फॉलो करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 9, फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री का भी क्लास हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिए। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग कमेंट सेशन में भाग लीजिए। फटाफट कमेंट सेशन में भाग लीजिए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी बिल्कुल सही है। फटाफट। थैंक यू श्रीलता कुमारी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू, आपका धन्यवाद। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। कॉस्टिक सोडा जो है
किससे अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन देने वाला तत्व है? सिल्वर के साथ, आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ या जिंक के साथ? फटाफट बताइए। या जिंक के साथ? किसी और को फॉलो करके आप आंसर दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान से जीत दीजिए, ध्यान से उत्तर दीजिए। कॉस्टिक सोडा जो है वो किससे अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन देने वाला तत्व है? फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोग जिंक कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। जिंक जितने लोग कह रहे हैं सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है, जिंक के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 10। वायु में कौन सी गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? एक नोबल गैस का आपको नाम बताना है जो वायु में नहीं होता है, ठीक है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी है नियॉन, सी है आर्गन, डी है रेडॉन। फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट बताइए। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? लगातार आंसर आने लगा। कुछ लोग डी कह रहे हैं रेडॉन, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं नियॉन। फटाफट बताइए, वायु में कौन सी नोबल गैस, कौन सी इनर्ट गैस है जो वायु के अंदर नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है, आने लगा डी रेडॉन। जितने सारे लोग रेडॉन कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए एक प्रश्न है मेरा आपके लिए, ध्यान से बताइएगा। एरोप्लेन जो होता है, वायुयान, उसके टायर में और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी, मरकरी बल्ब नहीं कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में साथ ही साथ एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर यही चार है, ठीक है? हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है और रेडॉन। आपको बताना है एरोप्लेन के टायर में और इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत सही जवाब है। फटाफट सारे लोग कमेंट करके लिखिए, एरोप्लेन के टायर में तथा इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस जो होती है वो भरी हुई रहती है? फटाफट बताइए। वेरी गुड, हीलियम। कौन सी गैस? हीलियम, हीलियम, ठीक है? कौन सी गैस हो जाएगी? हीलियम गैस भरी जाती है। एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस हो जाएगी? हीलियम गैस भरी जाती है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें भी यह गैस जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न, जो टेस्टर होता है, टेस्टर समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जो हम लोग जांचते हैं, जो तो टेस्टर होता है, उस टेस्टर में कौन सा गैस भरा रहता है? यही चार ऑप्शन है, बताना है आपको टेस्टर में कौन सा गैस भरा रहता है। फटाफट जवाब दीजिए, टेस्टर में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? टेस्टर में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? यही चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, इसी में आपको बताना है। बताइए। वेरी गुड, नियॉन किसमें भरा हुआ रहता है? ये टेस्टर में भरा हुआ रहता है, ठीक है? या फिर जो ब्राइट लाइट निकलता है, जो चमकीला प्रकाश निकलता है, उसमें भी यह रहता है। ब्राइट लाइट, जो चमकीला प्रकाश निकलता है, उस चमकीले प्रकाश में भी कौन सा गैस रहता है? तो नियॉन गैस ही रहता है। कौन सा गैस? नियॉन गैस। वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। एक और बताइए, मरकरी बल्ब, ठीक है? जो मरकरी बल्ब होता है ट्यूबलाइट वाला, ठीक है? उस मरकरी बल्ब में कौन सा गैस रहता है? यही चार ऑप्शन है। मरकरी बल्ब में बताइए, मरकरी बल्ब में कौन सा गैस है? ऑप्शन सेम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन तथा रेडॉन। मरकरी बल्ब में कौन सा गैस है? बताइए। आर्गन। वेरी गुड, जितने सारे लोग आर्गन कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। मरकरी बल्ब में कौन सा गैस हो जाएगा? आर्गन गैस। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, ठीक है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन, इनर्ट गैस वायु के अंदर नहीं है। नियॉन किसमें? टेस्टर में और ब्राइट लाइट में, चमकीले प्रकाश में, ठीक ना? हीलियम जो है यह किसमें भरा हुआ रहता है? तो एरोप्लेन के टायर में भरा हुआ रहता है। आर्गन मरकरी बल्ब में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का जवाब दीजिए। शक्करों में सबसे मीठा कौन है? शक्कर जिसको हम लोग चीनी कहते हैं, इस चीनी में सबसे मीठा कौन है? फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या लैक्टोज है? सबसे मीठे चीनी का नाम बताना है। स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा चीनी का नाम बताना है। हाँ, एरोप्लेन के टायर में वही रहेगा। चलिए बताइए, सबसे मीठे चीनी का नाम बताना है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज?
सबसे मीठा चीनी कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब आने लगा। जितने सारे लोग फ्रुक्टोज कह रहे हैं कि सर फ्रुक्टोज ही होगा, सभी लोगों का जवाब सही है। याद रखेंगे, जितने भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, सारे फलों के अंदर में कौन सा चीनी पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। कौन सा चीनी पाया जाता है? फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज जो हो गया वो डायरेक्ट मिल जाता है, हम लोगों का बॉडी जो है वो भोजन से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सुक्रोज जो है जिसको डायरेक्ट हम लोग शुगर कहते हैं, C12H22O11, C12H22O11, यह क्या हो जाता है? सुक्रोज हो जाता है, डायरेक्ट चीनी हो जाता है। तो जितने सारे लोगों ने कहा सबसे मीठा चीनी फ्रुक्टोज, सभी लोगों का उत्तर सही है। याद रखना है यह कहां पाया जाता है? तो फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज मतलब फल। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए ताकि गलत ना हो। बताइए, निम्न को सुमेलित करना है तथा सही उत्तर कोड को संख्या के द्वारा बताना है। ठीक है, ये कॉलम ए है, इसका प्रतीक है, कॉलम बी है, इसका प्रतीक है। बताइए, फटाफट बताइए, आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, आंसर आने लगा। बहुत लोग बी कह रहे हैं, जयकी कुमार बी। प्रिया कुमारी कह रही है 30 क्वेश्चन को 50 कर देते। 50 क्वेश्चन करेंगे तो उससे और ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। हम 30 क्वेश्चन से ही ऑलरेडी 50 क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं, तो उसका तनाव मत लीजिए। जितना हम करा रहे हैं उसको ध्यान से बनाइए, वो आपको फ्रूटफुल होगा। बताइए, फटाफट बताइए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने लोग बी कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है, बी। क्या होगा? बी। आपको मिलान करना था, सिंपल है। तो जो जो आपको पता है पहले उसको खोज लो। ठीक है, जो जो पता है उसको खोज लो। जैसे सिल्वर, पहले मान लो आपको मरकरी, सारे लोगों को पता होता है, क्या होता है मरकरी का? Hg हो जाता है। टीन का क्या होता है? Sn होता है। ठीक है, लेड का क्या हो जाएगा? Pb हो जाएगा। यहां पर ये इतना आपका मिल गया। और इधर चले जाओ, सोना का क्या हो जाएगा? Au। चांदी कहां है? चांदी दिख रहा है, सिल्वर। सिल्वर का क्या हो जाएगा? Ag। इस तरीके से मिला लीजिए फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1, ई का 3। चलिए, बस सिंबल मिलाना था। सिंबल तो सारे लोगों को याद ही होगा, बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है। दीपावली पर जो हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं, वो क्रैकर्स जो होता है उससे हरा प्रकाश दिखाई देता है। वो किसके कारण है? के, बी ए, बी ई या एन ए? फटाफट जवाब दीजिए। दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण होता है? बताइए। ग्रीन लाइट जो फायर क्रैकर्स से दीपावली के दिन निकलता है वो किस गैस के कारण से होता है? वेरी गुड। जितने लोग बी ए कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है, बी ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। प्रश्न संख्या 14। आज थोड़ा स्पीड करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं ताकि बाकी उसके बाद करंट अफेयर्स का भी आपका सेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो कोयले के खान से में विस्फोट उत्पन्न करती है? ठीक है, कोयला का जो खान है उसमें से विस्फोट उत्पन्न करने वाला कौन सा गैस है? उत्तर दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, कौन सा गैस है जो कोयले के खान में विस्फोट उत्पन्न करता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, मीथेन। कौन सा गैस? मीथेन। ठीक है, कौन सा गैस कोयले के खादान में विस्फोट पैदा करता है? मीथेन। ठीक है, यह गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? बायोगैस भी कहते हैं। और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है। चलिए एक और प्रश्न है, मानव के शरीर में हमारा जो रक्त है, मनुष्य का जो ब्लड होता है, उस ब्लड में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा गैस है?
मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा गैस है? ऑप्शन यही 4 है, आपको बताइए, फटाफट बताइए। मानव के रक्त में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा गैस है? मानव रक्त में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा गैस है? फटाफट बताइए। ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद कर लीजिए, सर्वाधिक घुलनशील, सर्वाधिक घुलनशील मानव का जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी जल्दी तेजी में यह गैस घुलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस होता है? तो जहरीला गैस होता है। पैदा कब होगा? तो जब हम लोग किसी फ्यूल को, किसी ईंधन को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाएं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला तो पूर्ण दहन, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट कंबसन, बाई प्रोडक्ट निकलेगा एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और इनकम्प्लीट कंबसन होगा, जिसको अपूर्ण दहन कहते हैं। तो अपूर्ण दहन में एनर्जी भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह जहरीला गैस है। ठंड के दिनों में कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि गांव वगैरह में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ठंड में लाइट की तो व्यवस्था है नहीं, तो लोग क्या करते हैं? बोरसी जला के सोते हैं। बोरसी सारे लोग समझ रहे होंगे, अगर ग्रामीण परिवेश से होंगे तो एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें उपला, लकड़ी ये सब डाल करके जला दिए ताकि रूम का टेम्परेचर जो हो वो बढ़ जाए और गर्मी जो हो वो लगे। तो ठंड के दिनों में ऐसे सोए। अब तो रूम ठंडा के दिन में सब लोग क्या करता है? पूरा पैक करके सोता है। अब उसमें कोई व्यक्ति मान लो सोया हुआ है, कोई बूढ़े बुजुर्ग है वो सोए हुए हैं, रात में क्या होगा? मध्य रात्रि के समय एक ऐसा समय आ सकता है, अगर आपका रूम छोटा है, कि रूम में जो सफिशिएंट ऑक्सीजन है वो तो खत्म हो गया, कुछ ऑक्सीजन बोरसी को जलाने में खत्म हो गया, कुछ ऑक्सीजन को जो सोया हुआ है वो खींच रहा है। तो रूम में जब केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है तो वहां पर उस बोरसी का क्या होने लगता है? इनकम्प्लीट कंबसन होने लगता है। और इनकम्प्लीट कंबसन के कारण बनने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो व्यक्ति सोया हुआ है वो क्या टानने लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड खींचने लगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड घिसते घिसते पता चला कि उसके पूरे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से घुल गया और रात में सोए सोए ही उसका विकेट गिर गया। ठीक है, तो अगले दिन सब लोग क्या कहता है कि उसको ठंडा मार दिया। मित्र, ठंडा नहीं मारता उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना टान लेता है कि बेचारा चला जाता है। समझ में आया? तो याद कर लीजिए, यह प्रश्न कई बार पूछा है, तो कंफ्यूजन में लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं। आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। चलिए अगला प्रश्न है, नौसादर का सूत्र क्या है? नौसादर जो होता है उसका सूत्र क्या है? नौसादर का सूत्र क्या है बताइए, फटाफट बताइए। नौसादर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? नौसादर का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या होता है नौसादर का? फटाफट जवाब दीजिए। वेरी गुड। जितने लोग कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, सभी लोगों का जवाब सही है। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं हम लोग? तो अमोनियम क्लोराइड को ही कहा जाता है नौसादर। क्या कहते हैं इसको? नौसादर भी इसको कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 उत्तर दीजिए। चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता से प्रवाहित करने पर क्या बनता है? जो चूना पानी है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ज्यादा प्रवाहित करें तो क्या बनेगा? आंसर दीजिए, फटाफट बताइए। चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता से प्रवेश कराएं तो बाई प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा? बताइए। वेरी गुड। जितने लोग कह रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सभी लोगों का उत्तर सही है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा कब? जब चूने के पानी में लाइमस्टोन का वाटर हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्रवेश कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फटाफट बताइए। दूध या किसी अन्य तरल पदार्थ को यदि 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए और गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
बताइए। फटाफट बताइए। प्रश्न है, दूध या किसी अन्य तरल पदार्थ को यदि 65 डिग्री तापमान पर गर्म करके पुनः ठंडा कर दिया जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वेरी गुड। जितने सारे लोग पास्चुराइजेशन कह रहे हैं सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप लोग जब बाजार से दूध खरीद करके लाते होंगे, अमूल का, सुधा का या पैकेट का कोई भी दूध, तो उस पर देखते होंगे लिखा रहता है क्या? पास्चुराइज्ड मिल्क। पास्चुराइज्ड मिल्क मतलब कई सारे लोग समझते हैं कि यह कच्चा दूध है। दोस्त, वो कच्चा दूध नहीं रहता है, दूध को पास्चुराइज्ड किया जाता है। पास्चुराइज्ड का मतलब यह होता है एक बड़े से कंटेनर में, बर्तन में दूध को लिया जाता है और तुरंत विदिन सेकेंड तुरंत उसके टेम्परेचर को हम लोग कहां पहुंचा देते हैं? 65 डिग्री सेल्सियस पर। अब दूध को जब कंटेनर में आप रखे हो इकट्ठा करके, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ पैथोजेंस आ जाएंगे, रोगाणु आ जाएंगे, और वही दूध अगर पी लिया जाए तो बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है? पास्चुराइज्ड। पास्चुराइज्ड में दूध को लिया और एक ही बार उसके टेम्परेचर को पहुंचा देते हैं 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो अंदर में जो बैक्टीरिया, ये सब जीवाणु रहता है, कन्फ्यूजिया करके मर गया उसी के अंदर। और फिर जैसे ही उसको 65 डिग्री पर वो बॉयल होने लगा, रहा कुछ देर, तुरंत उसके टेम्परेचर को फॉल डाउन कर देते हैं और पहुंचा देते हैं 0 डिग्री पर, ठंडा कर देते हैं तुरंत। तो बच गया बाकी का जो पैथोजन, वो कंफ्यूजन में मर गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर वो एडॉप्ट कर जाएगा। तो पास्चुराइजेशन में सडनली टेम्परेचर को 65 डिग्री पर पहुंचाया जाता है और तुरंत टेम्परेचर को ठंडा कर दिया जाता है, जिससे वो पैथोजेंस से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, मर जाए। और पैथोजेंस मर गया, फिर उस दूध को आप कच्चा भी पैकेट फाड़ करके पी सकते हो, तनाव की कोई बात नहीं है, वो हानि नहीं करेगा। तो क्या कहा जाता है? पास्चुराइजेशन इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। नींबू का कैंकर रोग, नींबू में जो डिजीज होता है जिसे हम लोग साइट्रस कैंकर कहते हैं, नींबू लेमन कैंकर या साइट्रस कैंकर कहा जाता है, यह रोग किससे होता है? बताइए। नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो क्या होता है? फटाफट उत्तर दीजिए सारे लोग, बताइए। कैंकर डिजीज ऑफ, साइट्रस कैंकर डिजीज ऑफ लेमन किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, वायरस से या निमाटोडा से? वाह, वेरी गुड। जितने सारे लोग जीवाणु कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। कौन सा जीवाणु? जैंथोमोनास। कौन सा जीवाणु? जैंथोमोनास। नाम लिख लीजिए, जैंथोमोनास साइट्री। कौन सा जीवाणु? जैंथोमोनास साइट्री। जैंथोमोनास साइट्री से क्या होता है? नींबू का कैंकर, साइट्रस कैंकर। ठीक है, तो हो सकता है कई जगह पर लेमन के जगह पर क्या लिख देता है? साइट्रस। लेमन कैंकर या फिर साइट्रस कैंकर जो रोग होता है वो जैंथोमोनास साइट्री से होता है। चलिए जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। सभी जीवधारियों के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सभी जीवधारियों के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अगर सभी जीवधारी जो हो वो, सर पीडीएफ क्यों नहीं डालते हैं? चला जाएगा पीडीएफ, टेलीग्राम पर आप ऐड रहिएगा, वहां पीडीएफ चला जाएगा। बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी जीवधारियों के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, स्टेरिलाइजेशन सही जवाब है। जितने सारे लोग स्टेरिलाइजेशन कह रहे हैं सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न क्या है? जीवधारियों के नष्ट होने की क्रिया। जीवधारियों के नष्ट होने की क्रिया 5 बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। परीक्षा में देखिए तुरंत टिक मारिए। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्टेरिलाइजेशन। अगले प्रश्न पर आइए। चलिए प्रश्न संख्या 20। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बनाइए। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? बैक्टीरिया में क्रोमोजोम की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, बैक्टीरिया में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम इन बैक्टीरिया। फटाफट जवाब दीजिए, सारे लोग पार्टिसिपेट करिए ताकि प्रश्न को आप सीख सकें। फटाफट बताइए। बैक्टीरिया जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन बैक्टीरिया।
वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं एक, सभी लोगों का उत्तर सही है। बैक्टीरिया में क्रोमोजोम की संख्या कितना होगा? एक। चलिए एक मेरा प्रश्न आपसे है जो परीक्षा में कई बार पूछा है, ठीक है। चिंपैंजी में क्रोमोजोम की संख्या बताइए। एक दो याद करो। जैसे मनुष्य में क्रोमोजोम कितना है? 23 या 46 हम लोग लिखते हैं, 46 है। वैसे ही चिंपैंजी जो होता है उसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है बताइए। चिंपैंजी में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? चिंपैंजी में क्रोमोजोम की संख्या बताना है। बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोग 48 कह रहे हैं, याद रखोगे ये मनुष्य में है। हम लोगों अब इस पर रिसर्च जारी ही है, ठीक है। बहुत सारे चिंपैंजी जो कि हम लोगों का स्पेशली पूर्वज था जिसका नाम था क्रो-मैग्नन एप, उसके बाद के भी अभी जो चिंपैंजी है उस पर 48 क्रोमोजोम ही है, ठीक है। उसमें 48 क्रोमोजोम, ये शोध का विषय है। हम लोगों से ज्यादा क्रोमोजोम रखे हुए हैं। मनुष्य में 46, चिंपैंजी में कितना? 48, और बैक्टीरिया में कितना? 1 क्रोमोजोम होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि ऑटोट्रॉफिक कौन सा होता है। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक या विषाणु? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक या विषाणु? बताइए फटाफट। हाँ, मानुष में 46, मनुष्य में 46, चिंपैंजी में 48, सही है। चलिए बताइए, प्रश्न है निम्न में से स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाए, किसी की सहायता न लें, जो अपना भोजन खुद से बनाए, किसी की सहायता न लें, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी आपको चुनना है, इसमें से स्वपोषी चुनना है। बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोग कह रहे हैं सर लाइकेन होगा, एल्गी होगा, सभी लोगों का जवाब सही है। क्या होगा? एल्गी। ध्यान से देखिए, शैवाल जो होता है एल्गी, यह क्या है जी? प्लांट है। एल्गी क्या होता है? प्लांट होता है। प्लांट जब आप पढ़े होंगे या फिर यूट्यूब पर वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें से जो पहला ग्रुप है जिसको हम लोग थैलोफाइटा, थैलस बॉडी शेप ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसी में आता है प्लांट। और इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह अपना भोजन खुद से बनाता है। विषाणु तो होगा नहीं, ये होस्ट बॉडी में जाने के बाद बेचारा लिविंग होता है। प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न मेरा आपसे है, अगर आपसे कोई पूछ दे, और परीक्षा में पूछता ही है, 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, और खूब प्रश्न पूछता है प्रोटोजोआ से होने वाले सारे रोग का नाम बताइए। तो एक ट्रिक है, याद कर लो। प्रश्न पूछता है पे, काम, सोप। यह ट्रिक अगर याद रहेगा तो सारा बन जाएगा। देखिए, पे से क्या होगा? पेचिस। पे से क्या हो जाएगा? पेचिस। का से क्या हो जाएगा? काला जार। का से जार। म से क्या हो जाएगा? मलेरिया। म से मलेरिया। म से मलेरिया। सो से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी। सोने की बीमारी का मतलब नींद आना, स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। और प से क्या हो जाता है? पायरिया। पायरिया। दांत में, मसूड़ों में होता है, ब्लड आता है, उसके नजदीक बैठते, एक ही बार बैठिएगा उसका मुंह इतना गंदा बदबू देता है, भाग जाइएगा। तो ये बीमारियां किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से। प से, पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और प से पायरिया। ठीक है, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। चलिए समझ गए? हाँ हाँ, सोने की बीमारी तो यहां पकड़ के रखा ही है सभी को, नींद तो खूब आ रहा होगा, समझ रहे हैं हम। चलिए कवक से, अगर कवक से पूछे, देखिए जितना भी खाद खुजली वाला बीमारी है, इचिंग प्रॉब्लम है, सब किससे है? कवक से है। वायरस से केवल एक ही इचिंग प्रॉब्लम है। वायरस जो होता है उससे इचिंग प्रॉब्लम केवल एक ही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। हर्पीज को छोड़ के, याद रखेंगे, किसको छोड़ के? हर्पीज। हर्पीज है वो किससे होता है? वायरस से होता है। ये भी खुजली वाला रोग है, सोर स्किन हो जाता है, ड्राई इचिंग होता है, उसको कहते हैं हर्पीज। तो हर्पीज किससे होता है? विषाणु से, वायरस से। और इसको छोड़ दीजिए तो बाकी जितना भी खाद खुजली वाला बीमारी है सब किससे होता है? तो खाद खुजली वाला बीमारी जितना भी है वो सब किससे होता है? कवक से होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट है, शैवाल रिक्सिया मार्केंसिया से भिन्न है। शैवाल जो है वो रिक्सिया तथा मार्केंसिया से अलग होता है। क्यों? थैलवाइड शरीर के कारण, बहुकोशिकीय शरीर के कारण,
बहुकोशिकीय जननांगों के कारण, कोशिकाओं में पाइरिनॉइड के कारण, या फिर ऑप्शन ई? फटाफट बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ फटाफट बताइए। पुतिन जी कह रहे हैं खाद खुजली जालिम लोशन। हाँ पूरा एक्सपीरियंस लिए हैं पुतिन जी। चलिए बताइए। प्रश्न है शैवाल रिक्सिया तथा मार्केंसिया से कैसे अलग है? फटाफट बताइए। शैवाल रिक्सिया तथा मार्केंसिया से कैसे अलग होता है? बताइए। वेरी गुड। जितने सारे लोग कह रहे हैं कि सी होगा, बहुकोशिकीय जननांगों के कारण, सभी लोगों का उत्तर सही है। शैवाल जो होता है प्लांट है, रिक्सिया और मार्केंसिया से अलग किस रूप में होता है? बहुकोशिकीय जननांगों के कारण। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 23 बताइए। वह शैवाल जो लाल सागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, लाल सागर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है बैट्रोकोस्पर्स, फ्यूकस फ्यूकेटस, ट्राइकोडिस्पम एरिथ्रियम, या फिर पॉलीसिफोनिया निग्रेसेंस। बताइए कौन सा शैवाल जो है वो लाल सागर के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फटाफट बताइए। लाल सागर जो है इसी के चलते लाल रंग का दिखाई देता है। वेरी गुड, लगातार सही उत्तर आने लगा। जितने लोग कह रहे हैं ट्राइकोडिस्पियम एरिथ्रियम, ई मत याद करो, ठीक है? ई याद करोगे तो भूल जाओगे आप बार बार। इसको याद कर लीजिए, एरिथ्रियम। हम लोगों ने भी यही याद किया, एरिथ्रियम, ठीक है? तो केवल ये वाला वर्ड आप याद कर लीजिए, एरिथ्रियम। यह क्या काम करता है? तो जो रेड ओशियन है उसका जो रंग है पूरा का पूरा जो लाल दिखाई देता है वो इसके कारण दिखाई। देखो शैवाल जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है, ठीक है? याद कर लीजिए शैवाल कितने प्रकार का होता है? तो शैवाल होता है कितने प्रकार का? 3। एक होता है पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है? एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है? तो क्लोरोफाइसी जो होता है यह किस रंग का शैवाल होता है? ग्रीन। यह भी पूछता है क्लोरोफाइसी शैवाल का रंग बताइए, ग्रीन। दूसरा होता है रहोडोफाइसी, रहोडोफाइसी शैवाल जो है यह कैसा होता है? रेड, लाल रंग का होता है। और एक तीसरा शैवाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फियोफाइसी शैवाल जो है इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग हो जाएगा ब्राउन, ठीक है? तो क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करता, घुमा देता, क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है ट्राइकोडिस्पियम एरिथ्रियम, यह शैवाल जो है किस ग्रुप में आएगा? तो क्या बोलिएगा? किस ग्रुप में आएगा? फटाफट बताओ किस ग्रुप में आएगा? हाँ, तो जो अगर ऐसा पूछ दिया जाता तो क्या कहते हैं? ये किस ग्रुप में आ जाता? रहोडोफाइसी ग्रुप में आ जाता, लाल रंग का आ जाता। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रहोडोफाइसी रेड एल्गी और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर। और एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं? सारे लोग जान ही रहे हैं, प्लांट में है, ये तो प्लांट में है तो सारे लोग जान रहे हैं। माइकोलॉजी जो होता है वो कवक का होता है और फाइकोलॉजी जो होता है वह किसका होता है? शैवाल का। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है सारगासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? सारगासो एक समुद्र का नाम है, यह नाम क्यों पड़ा? यह पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए फटाफट बताइए। सारगासो जो है समुद्र का नाम क्यों पड़ा? कवक के कारण, आवृत बीजी के कारण, शैवाल के कारण, या फिर ब्रायोफाइटा के कारण? सारगासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? सारगासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? बिल्कुल सही जवाब है। किसके कारण होगा? शैवाल के कारण। अगर पिछला क्वेश्चन जो हमने बताया था, जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समुद्र का जो रंग होता है, कलर होता है, इसी पर डिपेंड करता है। बड़े बड़े शैवाल तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि कई बार पानी का जहाज भी इसमें फंस जाता है। जो बड़े बड़े शिप है वो भी शैवाल में फंस जाता है, लपेटा जाता है अगर वहां पर पहुंचा तो, ठीक है? तो बहुत विशालकाय होता है। या फिर आप काई जो देखते हैं घर में, ग्रीन कलर का जो रहता है, जहां से पानी का रिसाव हो रहा है वहां पर दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो शैवाल के कारण जो है वो सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25।
टेरिडोफाइटा क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइटा, जो लोग ध्यान से बॉटनी सेक्शन पढ़े होंगे वो लोग बना सकते हैं इसे, बताइए फटाफट बताइए। टेरिडोफाइटा क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स बी है, संवहनी क्रिप्टोगैम्स सी है, पादप जगत के उभयचर डी है, फेनेरोगैम्स। बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? लगातार सी आंसर आ रहा है। पादप जगत के उभयचर कैसे कह रहे हो? देखो सब अब कॉपी करने लगा, ये गलत बात है। एक सी दिया, सारे लोग कॉपी कर रहे हो, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स है, सी कैसे कह रहे हो आप लोग? सुधारिए आंसर को। एक कोई सी लिखा, फटाफट टाइप करना शुरू करते हैं आप लोग, सी 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 लगातार। अपना भी दिमाग यूज करिए। ये को टाइप किया नहीं, फटाफट भर देते हो आप लोग सी। टेरिडोफाइट्स क्या कहलाता है? क्रिप्टोगैम्स कहलाएगा या फिर संवहनी क्रिप्टोगैम कहलाएगा, पादप जगत का उभयचर कहलाएगा, ये फेनेरोगैम्स कहलाएगा। बताइए क्या कहलाएगा? किसी का सही उत्तर नहीं आया। देखो ध्यान से, आंसर होगा क्या? संवहनी क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, जो लोग ध्यान देंगे समझ जाइएगा। बार बार इससे प्रश्न पूछेगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ध्यान दीजिए। देखो प्लांट जो पौधा होता है यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोगैम्स, हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है, क्रिप्टोगैम्स। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स होता है और दूसरा क्या होता है जी? फेनेरोगैम्स होता है, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स जो होता है इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट जो क्रिप्टोगैम्स का है इसको कहते हैं हम लोग थैलोफाइटा, ठीक है। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। दूसरे को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। दूसरे को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है। और फेनेरोगैम्स में दो है, एक है जिम्नोएस्पर्म। जिम्नोएस्पर्म हिंदी में इसे कहते हैं नग्न बीजी, ठीक है। और दूसरा होता है एंजियोएस्पर्म। एंजियोएस्पर्म इसको बोला जाता है आवृत बीजी। क्लियरली ध्यान से समझिए। तो क्रिप्टोगैमस जो भी प्लांट होगा ना, क्रिप्टोगैम्स नाम मालूम है क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो भी पौधा होगा वह सीडलेस होगा। सीडलेस, इस पौधे में बीज नहीं होगा। क्रिप्टोगैम्स में याद कर लो, बीज नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? तो बीज भी नहीं होगा और फूल भी नहीं होगा। फ्लावर भी एब्सेंट है, फ्लावर क्या है? एब्सेंट है। और सीड भी एब्सेंट है, ठीक है। तो एक लाइन में याद कर लीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में फ्लावर भी नहीं है, बीज भी नहीं है। फेनेरोगैम्स जो होता है इसमें क्या आ जाता है? फ्लावर। फेनेरोगैम्स जो है इसमें क्या आ जाता है? तो फेनेरोगैम्स में आ जाएगा सीड। जिस पौधे में बीज होता है, सीड होता है, उसको क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स। और फेनेरोगैम्स में जो पहला है जिम्नोएस्पर्म, इसे नग्न बीजी क्यों कहते हैं समझिएगा। कोई भी सीड जो होता है उसके बाहर में पाया जाता है आवरण, इसे कहा जाता है सीड कोट। इसे क्या कहते हैं? सीड कोट। तो जो जिम्नोएस्पर्म पौधा होता है ना, उसके सीड के ऊपर या सीड कोट जो होता है यह एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? जिम्नोएस्पर्म कहते हैं। और इसमें फूल भी नहीं रहता है। जिम्नोएस्पर्म के सीड के बाहर सीड कोट नहीं है, इसमें फ्लावर भी नहीं है। एंजियोस्पर्म जो है ये कंप्लीट प्लांट है। कंप्लीट प्लांट इसलिए क्योंकि केवल एंजियोस्पर्म पौधा में फ्लावर होता है। केवल एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है इसमें फ्लावर होता है। और इसके सीड के बाहर में सीड कोट भी होता है, इसलिए इसे आवृत बीजी कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल रहता है, फूल फ्लावर रहता है, और ऑप्शन डाल दिया जाता थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। या फिर अगर दिया जाता है निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल है, ऑप्शन में ये ना दे करके क्या दे देता है? क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस, तो क्या टिक कर देते हैं? फेनेरोगैमस। पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भी पौधा है उसका शरीर तीन भागों में बटा हुआ रहता है। किसी भी प्लांट का शरीर कितने भाग में? तीन। पहला भाग क्या होता है? प्लांट का रूट। दूसरा भाग प्लांट का क्या होता है? स्टेम। और तीसरा भाग जो प्लांट का होता है उसको कहते हैं लीफ। कोई भी पौधा का शरीर कितने भागों में? रूट, स्टेम एंड लीफ में बटा हुआ रहता है। लेकिन
थैलोफाइटा के अंदर भी रूट स्टेम लीफ नहीं है, ब्रायोफाइटा में भी रूट स्टेम लीफ नहीं है। रूट स्टेम और लीफ शुरू कहां से हो जाता है? तो टेरिडोफाइटा से, ठीक है। टेरिडोफाइटा से रूट स्टेम और लीफ तीनों आ जाएगा। ऐसे ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें रूट और स्टेम आ जाता है, लेकिन पत्ता नहीं, रूट नहीं रहता है, पत्ता और स्टेम जो होता है ये आ जाता है। लेकिन टेरिडोफाइटा से कंप्लीट प्लांट में रूट स्टेम और लीफ आ जाएगा, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम भी कहां से शुरू होता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से शुरू हो जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम कहां से शुरू होगा? टेरिडोफाइटा में होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होगा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होगा। अब प्रश्न सुनिए, प्रश्न है टेरिडोफाइटा कौन कहलाएगा? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ये टेरिडोफाइटा कौन कहलाएगा? तो वैसा पौधा कहलाएगा जिसमें संवहनी उत्तक आ जाएगा, ठीक है। और संवहनी उत्तक किसे कहा जाता है? जाइलम को कहा जाता है और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? संवहनी उत्तक कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संवहनी उत्तक, वेस्कुलर बंडल। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो को केवल एक ही एक प्रश्न दिखिएगा, ध्यान से सुनते हुए आपका निश्चित क्लियर हो जाएगा। एक दो बार आपको सुनना होगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 26। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, इससे प्रश्न है तो नहीं छूटे। बॉटनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फटाफट बताइए। प्रश्न है, किसमें बीज नहीं होता है? घास में, पाइनस में, फर्न में या आम में? फटाफट बताइए, किसमें बीज नहीं होता है? घास में, पाइनस में, फर्न में या फिर आम में बीज नहीं होता है, पूछा जा रहा है। ध्यान से बताइएगा। तो बीज नहीं होता है, इसका मतलब वो प्लांट किसका होना चाहिए? क्रिप्टोगैम्स का होना चाहिए, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा का पौधा होगा तभी बीज नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, समझ गए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? फर्न, ठीक है। क्या हो जाएगा? फर्न जो है इसका आंसर हो जाएगा। फर्न में क्या नहीं होता? बीज नहीं बनता है। और यह किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? क्रिप्टोगैम्स में, क्रिप्टोगैम्स में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। प्रश्न है, आप किसी ऐसे पौधे को जो बीज तो उत्पन्न करता है किंतु फूल नहीं उत्पन्न करता है, किस समूह में रखेंगे? ध्यान से बनाओ, अभी बताए हैं बीज रहेगा, बीज के ऊपर बीज आवरण नहीं रहेगा। बताइए, बीज रहेगा लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं रहेगा। बताइए, बीज होगा लेकिन फूल नहीं होगा। अभी समझाए, फेनेरोगैम्स का वो प्लांट है, फेनेरोगैम्स का प्लांट है। अब सही उत्तर आ जाना चाहिए, फटाफट बताइए। बीज होगा लेकिन फ्लावर नहीं होगा, उस पौधे को किसमें आप रखोगे? वेरी गुड, जितने लोग जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। देखो, स्पर्मा जो होता है ना, इस स्पर्मा का मतलब ही होता है सीड। स्पर्मा वर्ड का क्या, बायोलॉजी एक इतना आसान सब्जेक्ट है, वर्ड को अगर तोड़ना सीख गए सारा बायो सीख जाओगे। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। और जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड, ठीक है, नेक्ड, नंगा बीज। अगर ये कोई बीज है, इसके ऊपर बीज आवरण नहीं है, तो ये बन गया क्या? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में बीज तो हो जाएगा लेकिन क्या नहीं रहेगा? फ्लावर नहीं रहेगा। फ्लावर केवल एक में, किस में फ्लावर होगा? केवल एक में। किस एक में? एंजियोस्पर्म। याद कर लो, एंजियोस्पर्म इकलौता पौधा है जिसमें कंप्लीट बीज रहेगा और कंप्लीट फ्लावर जो होगा वो बनेगा केवल एक में। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 28। पुष्पीय पौधों को किसमें रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में, फेनेरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? चलिए ध्यान से बताइए, ध्यान से, अभी आप समझ गए होंगे। बताइए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम में इंग्लिश पे मत बताइएगा, हिंदी में लिखिएगा, तभी प्रॉब्लम नहीं हो प्लीज। अच्छा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, आगे से हिंदी में भी बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स?
पुष्पीय पौधों को किस में रखा गया है बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है फेनेरोगैम्स। जितने सारे लोगों ने फेनेरोगैम्स कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है, इसी में पुष्पीय पौधे। और फेनेरोगैम्स में पूछ देता किस में, तो फेनेरोगैम्स में याद रखिएगा एंजियोस्पर्म। किसमें? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। बरगद का वृक्ष क्या होता है बताइए। आवृत बीजी होता है, अनावृत बीजी होता है, टेरिडोफाइट होता है या फियोफाइट्स होता है? बरगद का बीज क्या होता है? बरगद का वृक्ष क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए। बरगद का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो क्या होता है? बरगद का पेड़ क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोग आवृत बीजी कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आवृत बीजी। आवृत बीजी समझ गए? आवृत बीजी मतलब जिसके ऊपर में क्या होगा? बीज के ऊपर बीज आवरण होगा और फूल होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। चलिए प्रश्न है, सबसे बड़े पुष्प का नाम बताना है आपको। सबसे बड़े पुष्प का नाम, सबसे बड़े पुष्प का नाम, सबसे बड़ा फूल। ऑप्शन ए है क्रिसेंथियम, बी है रेफ्लेक्सिया, सी है सर्पिलाकार, जी है जिंसिया। सबसे बड़े पुष्प का नाम। लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से बनाइए। सबसे बड़े फूल का नाम बताना है आपको, लार्जेस्ट फ्लावर। बिल्कुल सही जवाब आने लगा। ये प्रश्न हमने पहले भी कराया था। क्या हो जाएगा? रेफ्लेक्सिया। रेफ्लेक्सिया जो है ये क्या है? सबसे बड़ा फ्लावर है, सबसे बड़ा फूल है। फटाफट अब कमेंट करके बताओ आपका कितना नंबर आज के 30 प्रश्न में आया। और अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, सेशन में मजा आया हो, तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक निश्चित शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने के लिए हम लोग भी इससे मोटिवेट होते हैं। याद रखना है, दोस्तों का हेल्प करने से आपका स्कोर घटता नहीं है, बढ़ता है। और एक बहुत अच्छी बात किसी ने कहा है, मेहंदी पीसने वाले को हाथों में मेहंदी रचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका हाथ स्वयं लाल हो जाता है। जो मेहंदी पीसता है, आप देखे होंगे गांव में, अब तो कुपी वाला मामला है। पहले क्या होता था, गांव में लोग मेहंदी को पीसते थे और पीसने पर क्या होता था, उनका पूरा का पूरा हाथ जो है वो स्वयं लाल हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपका खुद ब खुद इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिट होगा, इसलिए पूरा लाभ इसका आप उठाएंगे। फटाफट बताइए किसका कितना स्कोर आया। फटाफट कमेंट करिए जी सर, फटाफट। हाँ, तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो खूब मन से पढ़िए, खूब जम करके पढ़िए। लास्ट टाइम है परीक्षा का, परीक्षा अब नजदीक आ चुका है और भी बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, तो तनाव रहित होकर के एकदम माइंड से टेंशन को दूर करिए। तनाव में आप जब रहिएगा ना, तो तनाव में रहने के बाद इफिशियंसी जो होती है वो शरीर की कम हो जाती है, ब्रेन की इफिशियंसी कम हो जाती है। तो एक और चीज आप फॉलो कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि माइंड की ग्रेविटी बढ़े, तो माइंड की ग्रेविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप तो ये कर लो, सुबह में जगना सीख लो। सुबह में जगना सीख लो, बहुत गुड हैबिट है। जो लोग अर्ली इन द मॉर्निंग जगते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग जग करके खुले वायु में जाकर के पूरा प्राणायाम करते हैं, उनके लंग्स में ऑक्सीजन जब पूरा भरता है तो माइंड को भी ऑक्सीजन मिलता है, और माइंड में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पूरा हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका आईक्यू, जो लोग कहते हैं, जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर पढ़ते तो रात में हैं लेकिन सुबह के समय में चीजें याद नहीं रहती है, उन लोगों को कहेंगे कि सुबह में जगना शुरू करिए। सुबह में जगिए और जग करके रनिंग भी करिए, शरीर से पूरा स्वेटिंग होगा तो ये मत सोचो कि आपकी एनर्जी लेवल घट जाएगी और बढ़ेगी। जैसे क्रिकेटर जब पिच पर उतरता है क्रिकेट खेलने से पहले, तो वो क्या करता है जी, वार्म अप करता है। तो वार्म अप करता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है, खेल नहीं पाएगा, उसका स्टेमिना जो है और बढ़ जाता है। तो सुबह में एक्सरसाइज करिए, खूब प्राणायाम करिए, जम करके ब्रीदिंग करिए, ताकि माइंड की ग्रेविटी, अभी रूम में बैठ करके आप नहीं कर सकते हो,
रूम तो स्टूडेंट लोगों का कई बार ऐसा हाल होता है कि रूम में बैठ करके पता चला अनुलोम विलोम कर रहा है, नाक बंद करके खींच रहा है हवा, देखो मच्छरे घुस गया। अब मच्छर घुस गया तो अंदर फेफड़ा में जाएगा, कूदकेगा, छटपटाएगा, पता चला 10-12 को बीमारी पकड़ लिया। तो रूम में नहीं करना है, खुले वायु में, साफ सुथरे एयर में, स्वच्छ वायु में पहुंचिए और डीप ब्रीदिंग करिए। ऑटोमेटिक माइंड की जो ग्रेविटी होगी वो बढ़ेगी और निश्चित रूप से आपका स्कोर जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो पूरा ऊर्जावान रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप सभी का रिजल्ट होगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद।